हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रशासन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है प्रशासन में नेतृत्व। मतलब यदि लीडरशिप प्रशासन के अंदर कितनी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में काफ़ी डिटेल से हम चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी हो सके कि प्रशासन में लीडरशिप या नेतृत्व का कितना महत्व है। शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। जो हमारी प्रशासनिक प्रणालियाँ होती हैं उनमें नेतृत्व केवल आदेश देने तक सीमित नहीं होता है। मतलब हमारी जो प्रशासनिक प्रणालियों में केवल ऊपर से जो आदेश आते हैं यही एक लीडरशिप नहीं होती है, बल्कि ये क्या होती है, संगठन को दिशा, प्रेरणा और लचीलापन और जीवन शक्ति प्रदान करने की एक कला होती है। नेतृत्व क्षमता क्या होती है, ये संगठन में दिशा, प्रेरणा, लचीलापन, जीवन शक्ति, इन शब्दों को आप याद रखिएगा। कौन कौन सी क्यों जरूरी है? संगठन को दिशा देने के लिए, प्रेरणा देने के लिए, लचीलापन देने के लिए और जीवन शक्ति प्रदान करने की जो कला होती है वो हमारे किसके अंदर होती है? नेतृत्व के अंदर होती है। जहाँ प्रबंधन व्यवस्था, योजना और नियंत्रण बनाए रखता है। प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट क्या करता है? व्यवस्था, योजना, नियंत्रण बनाए रखता है। वहीं नेतृत्व क्या करता है? प्रतिकूल परिस्थितियों में मतलब विपरीत परिस्थितियों में भी नैतिक शासन, रचनात्मकता और संस्थागत निरंतरता को सुनिश्चित करता है। तो आप इसकी याद रखेंगे कि जब नेतृत्व की आवश्यकता क्या होती है? नेतृत्व की आवश्यकता होती है नैतिक शासन चलाने में, रचनात्मकता लाने में और संस्थागत निरंतरता लाने में। बतौर किन परिस्थितियों में? प्रतिकूल परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियाँ हो जाए तो भी एक अच्छा नेतृत्व हो तो इन सब चीज़ को बनाए रखा जा सकता है। अब हम देखेंगे जो हमारा औपचारिक अधिकार और जो नेतृत्व होता है इनमें क्या अंतर है। सबसे पहले देखिए औपचारिक अधिकार या फॉर्मल अथॉरिटी की बात। तो यह क्या होता है? किसी व्यक्ति को संगठनात्मक पदानुक्रम में उसके पद के कारण प्राप्त होता है। जैसे कोई भी व्यक्ति परीक्षा पास करके आईएएस बन जाता है और उसे डीएम बना दिया जाता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना दिया जाता है, तो इसे बहुत सारे अधिकार प्राप्त होंगे। और वो किस वजह से प्राप्त हुए? वो उसे संगठनात्मक पदानुक्रम के आधार पर प्राप्त हुए। इससे हो सकता है उसमें नेतृत्व क्षमता आए या ना आए, वो अलग चीज़ है, लेकिन ये अधिकार उसे किस आधार पर प्राप्त हुए? संगठनात्मक पदानुक्रम के आधार पर। दूसरा होता है लीडरशिप या नेतृत्व। तो यह क्या होता है? व्यक्तिगत गुणों, दृष्टिकोण और लोगों को प्रेरित करने की क्षमता से उत्पन्न होता है। भाई उस व्यक्ति के अंदर उसके व्यक्तिगत गुण कैसे हैं, दृष्टिकोण कैसा है और लोगों को प्रेरित करने की उसके अंदर क्षमता कैसी है, इसके आधार पर नेतृत्व या लीडरशिप शुरू होती है या उत्पन्न होती है। एक निचले स्तर का कर्मचारी भी एक निचले स्तर का कर्मचारी भी अपने प्रभाव से एक सच्चा और एक अच्छा नेता बन सकता है। एक कुशल प्रशासक को परिस्थितिजन्य शक्ति जो उसे पद के रूप में मिली है और अपने व्यक्तिगत प्रभाव जो नेतृत्व के रूप में है, तो दोनों के बीच संतुलन बना के रखना चाहिए। तो दोनों के बारे में देख लिया। औपचारिक अधिकार तो हमें संगठनात्मक पदानुक्रम के आधार पर मिलते हैं। नेतृत्व किस आधार पर मिलता है? ये व्यक्ति की दृष्टिकोण की, लोगों को प्रेरित करने की उसकी क्षमता और व्यक्तिगत गुणों के आधार पर मिलता है। अब हम देखेंगे नेतृत्व के प्रमुख सिद्धांत और उनके विकास के बारे में बात करते हैं। तो प्रशासन में नेतृत्व को समझने के लिए समय के साथ कई सिद्धांत आए थे। बात करें, एक सिद्धांत आता हमारा ट्रेड थ्योरी। सिद्धांत की बात करें तो प्रशासन के अंदर जो नेतृत्व क्षमता है तो कुछ सिद्धांतों के आधार पर हम देख सकते हैं। जैसे एक आता ट्रेड थ्योरी जो हमारी 20वीं सदी की शुरुआत में मानी जाती थी। 20वीं सदी की शुरुआत में क्या माना जाता था कि नेता पैदा होते हैं, नेता बनाए नहीं जाते। नेता क्या होते हैं? पैदा होते हैं। शुरू से व्यक्ति नेता होता है तो वो शुरू से ही नेता होता है, वो अचानक नेता नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि नेता के अंदर बुद्धि, आकर्षण और निर्णयात्मकता जैसे जो गुण होते हैं ये जन्मजात होते हैं, मतलब जन्म से ही उसके अंदर ये वाले गुण होते हैं। लेकिन यह स्थितिजन्य कारकों को नजरअंदाज करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि परिस्थितियां किसी व्यक्ति को नेता बना देती है, ये नहीं मानता। कौन सा? हमारा लक्षण सिद्धांत या ट्रेट थ्योरी। फिर आता बिहेवियरल थ्योरी, मतलब व्यवहार सिद्धांत। तो ये सिद्धांत इस बात पर जोर देता है, इस बात पर केंद्रित है कि नेता क्या करते हैं, कि नेता एक बार नेता तो बन गए, नेता बनने के बाद क्या करते हैं, उनका व्यवहार कैसा है, मतलब वो क्या करते हैं, न कि वे कौन है। मतलब उनके जन्मजात गुणों के आधार पर यह नहीं मानता कि नेता कैसा होना चाहिए। तो व्यवहार सिद्धांत ये कहता है कि व्यक्ति क्या करता है इस बात पर डिसाइड होता है कि व्यक्ति नेता बनेगा या नहीं बनेगा, न कि उनके कि वो कौन है। कि जैसे कोई एक बड़े नेता का बेटा नेता बने, ये कोई ज़रूरी नहीं है। उनके अनुसार नेतृत्व कौशल को सीखा और विकसित किया जा सकता है। मतलब जिसके अंदर ये गुण नहीं है वो भी समय के साथ अपने अंदर इन गुणों को समावेश या प्रवेश करा सकता है, सीख भी सकता है। फिर कुर्तलेविन थे। कुर्तलेविन ने बताया कि 3 शैलियाँ नेतृत्व की, उनकी बात करें कौन कौन सी थी। कुर्तलेविन के अनुसार एक नीति थी, एक शैली हमारी अधिनायकतावादी।
ये हम बात कर रहे हैं नेतृत्व की शैलियों के बारे में, नेतृत्व किस प्रकार से हो सकता है। एक तो होता है ऑटोक्रेटिक नेता। ये कुर्तलेविन के अनुसार नेता 3 प्रकार के होते हैं। एक है हमारे अधिनायकवादी ऑटोक्रेटिक। तो इसमें क्या होता है, इसमें नेता सारा नियंत्रण अपने पास रखता है, पूरा का पूरा कंट्रोल कहाँ रखता है, अपने पास रखता है, और बिना किसी से पूछे, मतलब बिना किसी से पूछे फैसले लेता है। सारे के सारे निर्णय कौन लेता है, खुद लेता है, और निर्णय लेने में किसी भी की भी सहभागिता नहीं लेता है। और वह संकट के समय जैसे आपदा प्रबंधन में तुरंत निर्णय लेने के लिए अच्छा है। इस प्रकार का जो नेता है होता है, जो लीडरशिप होती है, यह कहाँ सबसे ज़्यादा अच्छी होती है, जब संकट काल हो, आपदा प्रबंधन करना हो, तो ऐसे समय में यह जो हमारा ऑटोक्रेटिक जो अधिनायकतावादी नेतृत्व है काफ़ी ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है। लेकिन इससे क्या कर्मचारियों का मनोबल गिर सकता है। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि हमें थोपे हुए निर्णय मिलते हैं, न कि हमसे पूछा जाता है। फिर लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक लीडरशिप की बात करें, जिसमें नेता अपनी टीम से सलाह लेता है। नेता क्या करता है, अपनी टीम से सलाह लेता है और सहभागी निर्णय मतलब पार्टिसिपेटिव डिसीजंस को बढ़ावा देता है। इसमें टीम में संतुष्टि आती है, रचनात्मकता आती है और जुड़ाव बढ़ता है, क्योंकि टीम को भी लगता है कि हमारे द्वारा दिए गए सुझाव या इनपुट्स को ऊपर माना जाता है और सुना जाता है। इससे क्या होता है, टीम में क्या संतुष्टि की भावना आती है। फिर लेसेस फेयर की बात करें, हस्तक्षेप न करना। लेसेस फेयर की बात करें, बहुत पुराना सिद्धांत है लेसेस फेयर का। तो इसमें क्या, नेता टीम को पूरी तरह से छूट दे देता है कि तुम ही डिसाइड करो, और न्यूनतम हस्तक्षेप करता है। नेतृत्व क्या करता है, लीडरशिप क्या करती है, केवल सुपरविजन करने का काम करती है, बाकी सारे निर्णय क्या नीचे से लिए जाते हैं। बात करें इसकी, तो ये तभी काम करता है जब टीम के सदस्य अत्यधिक कुशल हो, अनुभवी हो और स्वतः प्रेरित मतलब सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, अपने आप ही सारे कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। ये तभी सफल हो सकता है लेसेस फेयर की नीति के अनुसार। तो ये हमारे 3 प्रकार थे हमारे नेतृत्व के। ये हमारे किसके अनुसार थे, कुर्तलेविन के अनुसार। फिर बात करें ओहियो और मिशिगन अध्ययन, जो हमारे अमेरिका में 2 जगह है, ओहियो और मिशिगन, वहाँ पे अध्ययन किया गया। 3 अध्ययनों में पाया गया कि एक नेता का व्यवहार मुख्य रूप से 2 दिशाओं में होता है। वहाँ के अध्ययनों से क्या पता चला कि एक नेता का व्यवहार क्या मुख्य रूप से 2 दिशाओं में होता है। एक तो नेता का व्यवहार होता है कार्योन्मुख, एक होता है संबंधोन्मुख। नाम से पता चलता है कार्योन्मुख कार्य को ज़्यादा सीरियस लेता है, संबंधोन्मुख मतलब अधीनस्थ और साथ वाले हैं उनके संबंधों को ज़्यादा सीरियस लेगा। कार्योन्मुख मतलब टास्क ओरिएंटेड, इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर में, और जो हमारा संबंध उन्मुख मतलब रिलेशनशिप ओरिएंटेड या फिर कंसिडरेशन। कार्य उन्मुख की बात करें तो नेता का पूरा ध्यान क्या है, काम पूरा करने में, नियम बनाने में, लक्ष्य तय करने में और डेडलाइन को पूरा करने में होता है, जो प्राइवेट सेक्टर में ये काफ़ी ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है। कार्य उन्मुख पूरा का पूरा ध्यान क्या होता है, नेता का काम पूरा करने में, नियम बनाने में, लक्ष्य तय करने में और डेडलाइन को पूरा करने में होता है। संबंध उन्मुख की बात करें तो नेता का ध्यान अपनी टीम के साथ विश्वास बनाने में, सम्मान बनाने में, सौहार्दपूर्ण रिश्ते बनाने में होता है। एक बेहतरीन प्रशासक क्या इन दोनों के बीच संतुलन बना के चलता है, मतलब कार्य को भी प्राथमिकता देना है तो संबंधों को भी प्राथमिकता देना है। तो एक बेहतरीन प्रशासक क्या करता है, हमारे कार्योन्मुख और संबंधोन्मुख दोनों प्रकारों में क्या कहते हैं, बेहतरीन संतुलन बनाने का प्रयास करता है। और ये हमारा अध्ययन कहाँ किया गया था, ओहियो और मिशिगन, जो अमेरिका के क्षेत्र है। फिर ब्लैक और माउंटेन का प्रबंधकीय ग्रिड की बात करें, ब्लैक और माउंटेन का प्रबंधकीय ग्रिड की बात करें, मैनेजरियल ग्रिड की, माउंटेन की, तो उन्होंने क्या नेतृत्व को एक ग्राफ के माध्यम से दिखाया था। क्या उन्होंने नेतृत्व को एक ग्राफ पर दिखाया था, जहाँ एक तरफ उत्पादन की चिंता और दूसरी तरफ लोगों की चिंता होती है। इसमें एक तरफ तो क्या उत्पादन की चिंता रखा, दूसरी तरफ क्या लोगों की चिंता रखा। इन्होंने टीम नेतृत्व 9 दृष्टिकोण को सबसे बेहतरीन माना, जहाँ नेता को काम के उच्च स्तर की भी चिंता होती है और अपनी टीम की भलाई की भी होती है। यह एक अत्यधिक क्या है, उत्पादक है और खुशहाल कार्यस्थल होता है। मतलब इस तरह से बताया, जैसे ब्लैक और माउंटेन ने क्या एक ऐसे ग्रेड बनाया, एक तरफ तो इसने क्या किया, यहाँ पे तो उसने रखा उत्पादन की चिंता, दूसरी तरफ यहाँ रखा क्या, लोगों की चिंता। तो इस तरह से बनाया ग्राफ ये ऐसे, तो फिर इस तरह से बनाया ये ऐसे करके ऐसे। तो यहाँ पे क्या 9 वाला एक पॉइंट लिया गया, जहाँ पे क्या है दोनों को समान रूप से माना गया कि जो नेतृत्व या फिर लीडरशिप होती है उसको अत्यधिक उत्पादक भी होना चाहिए और खुशहाल कार्यस्थल वाला भी होना चाहिए। तो ये वाली बात की थी किसने, ब्लैक और माउंटेन ने। फिर बात करें स्थितिजन्य और आकस्मिकता सिद्धांत। स्थितिजन्य और आकस्मिकता सिद्धांत की बात करें, सिचुएशनल और कंटिजेंसी थ्योरीज की। तो इन सिद्धांतों का मूल मंत्र क्या है, इन सिद्धांतों का मूल मंत्र है कि नेतृत्व की कोई एक शैली हर जगह काम नहीं करती। क्या, नेतृत्व की कोई शैली
एक कोई एक शैली क्या हर जगह काम नहीं करती। नेता को परिस्थिति के अनुसार अपना तरीका बदलना होता है। यदि परिस्थिति बदलती है तो नेता को अपनी स्थिति के अनुसार अपना जो तरीका है उसको बदलना पड़ेगा। तो फिडलर थे साहब, फिडलर का आकस्मिकता मॉडल की बात करें तो फिडलर का यह मानना था कि एक नेता की शैली एक नेता की शैली चाहे वो कार्य उन्मुख हो चाहे संबंध उन्मुख निश्चित होती है कि भाई एक नेता की शैली हमेशा निश्चित होती है। सफलता इस बात में निर्भर करती है कि स्थिति नेता की कितनी अनुकूल है। यदि स्थिति कार्योन्मुख है तो कार्योन्मुख वाला नेता बढ़िया रहेगा, और यदि संबंध उन्मुख है तो संबंध उन्मुख वाला जो सिचुएशन है वो कारगर सिद्ध होगी। मतलब अगर स्थिति बहुत अच्छी है, मतलब नेता के पास पूरी ताकत है और टीम भी उसका नेता का पूरा सम्मान करती है, या फिर बहुत खराब है स्थिति, मतलब पूर्ण संकट में, तो कार्योन्मुख नेता बहुत ज़्यादा सफल होंगे। अगर स्थिति मध्यम है, मतलब बीच की सी है, संबंध उन्मुख वाला नेता बेहतर रूप से कार्य कर सकता है। तो फिडलर का आकस्मिकता मॉडल था। फिर आता हर्सी ब्लैचौड का स्थितिजन्य मॉडल। बात करें हर्सी ब्लैचौड का स्थितिजन्य मॉडल की बात करें तो ये मॉडल क्या कहता है, ये मॉडल पूरी तरह से अनुयायियों जो हमारे फॉलोवर्स होते हैं इनकी परिपक्वता पे आधारित है कि जो उनको फॉलोवर्स है, नेतृत्व के फॉलोवर्स है मानने वाले, वो कितने परिपक्व है, मैच्योरिटी उनके अंदर कितनी है। और यहाँ परिपक्वता का मतलब उम्र नहीं होता, बल्कि क्या काम करने की क्षमता और इच्छा है। मतलब जो हमारे फॉलोवर्स हैं नेता के, तो वो कितने कम्पिटेंट है, मतलब उनमें कितनी क्षमता है और उनकी कितनी इच्छा है। बात करते हैं उन्होंने किन किन पैमानों पे इस चीज़ को मापा। उन्होंने मापा निर्देशन, जब कर्मचारी नया हो, मतलब क्षमता कम है इच्छा ज़्यादा होगी। कर्मचारी नया होता है तो उसमें क्षमता तो कम होती है लेकिन उसकी इच्छा ज़्यादा होती है, तो नेता को हर काम विस्तार से बताना पड़ेगा उसे, तभी वो काम कर पाएगा, नहीं तो वो काम नहीं कर पाएगा। फिर मार्गदर्शन कोचिंग की बात करें तो जब कर्मचारी काम सीख रहा हो तो उसे निर्देश के साथ साथ प्रोत्साहन देने की भी आवश्यकता पड़ती है। जब कर्मचारी काम सीख रहा हो तो क्या है, उसे निर्देश तो देने ही देने, साथ ही साथ प्रोत्साहन भी देना है। फिर समर्थन या सपोर्ट की बात करें, जब कर्मचारी कुशल हो, जब कर्मचारी कुशल हो लेकिन आत्मविश्वास कम हो, बढ़िया है स्किल है उसके पास लेकिन उसके अंदर कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास कम हो, तो नेता केवल समर्थन देता है, फैसले कर्मचारी खुद लेता है, सपोर्टिंग रोल में आना पड़ता है नेतृत्व को। फिर प्रत्यायोजन की बात करें, जब कर्मचारी अत्यधिक कुशल और प्रेरित हो तो नेता उसे पूरी जिम्मेदारी सौंप देता है, मतलब उसमें किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करता। तो ये कुछ विशेषताएं बताई हमारी हर्सी ब्लैचौड स्थितिजन्य मॉडल की। तो ये हमने देखे थे उसकी जो फॉलोवर्स है उनकी बारे में। फिर आधुनिक और उभरते हुए मॉडल की बात करें, वर्तमान समय में कौन कौन से मॉडल चलते हैं हमारे नेतृत्व के, इनकी बात करें। जैसे जैसे समाज और संगठन जटिल हो रहे हैं, नेतृत्व के नए और गहरे गहरे मॉडल सामने आ रहे हैं। जैसे मैक्स वेबर का सत्ता सिद्धांत, तो वेबर ने बताया कि कोई नेता अपनी शक्ति या अधिकार कहाँ से प्राप्त करता है। कोई भी नेता है उसके पास शक्ति या अधिकार है जब भी तो वो नेता है, लेकिन वो कहाँ से वो अपने अधिकार प्राप्त कर सकता है। एक तो ट्रेडिशनल रूप से, मतलब पारंपरिक रूप से सत्ता जो हमारे पुरानी प्रथाओं और वंशवाद से मिलती है, जैसे राजा, जमींदार, परिवार का मुखिया, तो ये जैसे बन जाते हैं इनके पास सत्ता आ जाती है और इनके पास नेतृत्व की क्षमता भी आ जाती है। क्यों? क्योंकि ये क्षमता कहाँ से मिली है उन्हें, पारंपरिक रूप से या ट्रेडिशनल रूप से। दूसरा करिश्माई रूप से देखें, कैरिज्मेटिक, तो सत्ता जो हमारे नेता के व्यक्तिगत आकर्षण, वीरता और असाधारण गुणों से आती है। यदि नेता के अंदर कोई व्यक्तिगत आकर्षण है, बहुत सुंदर है, दिखने में सुंदर है, या फिर शक्तिशाली वीर है, या फिर उसके अंदर कोई असाधारण गुण है, तो यहाँ से क्या है, हमारे करिश्माई रूप से उसके अंदर का नेतृत्व की क्षमता आ जाती है। जैसे हमारे महात्मा गांधी जी थे, नेल्सन मंडेला जी थे, ऐसे तो लोग इनके पीछे क्या आंख मूंद के चलते हैं, मतलब उनको अपना नेता मान लेते हैं। और तीसरा हमारा आता है वैधानिक तर्कसंगत, ये हमारे मैक्स वेबर के थे। मैक्स वेबर ये बताते हैं कि एक नेतृत्व या नेता के अंदर जो शक्ति या सत्ता कहाँ से आ सकती है। तीसरा आता है हमारे वैधानिक या तर्कसंगत, सत्ता जो हमारे संविधान, नियमों और योग्यता से आती है। क्या? सत्ता जो हमारे संविधान, नियमों और योग्यता से आती है। आधुनिक नौकरशाही जैसे कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर इसी पद पे, इसी आधारित पे होते हैं। यदि पद पे चले गए संविधान के आधार पे या फिर नियमों योग्यता के आधार पे, तो पद पे चले गए तो उनमें नेतृत्व क्षमता अपने आप आ जाती है। इसमें निष्ठा व्यक्ति के प्रति नहीं होती बल्कि पद और कानून के प्रति होती है, मतलब जिस पद पे चला गया उसके प्रति निष्ठा हो जाती है। फिर लेन देन बनाम परिवर्तनकारी नेतृत्व की बात करें। क्या लेन देन बनाम परिवर्तनकारी नेतृत्व की बात करें तो लेन देन क्या है? लेन देन मतलब ट्रांजिशनल लीडरशिप। तो यहाँ गिव एंड टेक का रिश्ता होता है। यहाँ क्या होता है? गिव एंड टेक का रिश्ता होता है, मतलब आदान प्रदान का रिश्ता होता है। नेता लक्ष्य देता है और काम पूरा होने पर इनाम
देता है, गलती होने पे सज़ा देता है। तो ये गिव एंड टेक का भी एक तरह से रिश्ता हो सकता है। ये दैनिक कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत अच्छे तरीका है हमारे गिव एंड टेक का। लेन देन बनाम परिवर्तनकारी नेतृत्व की बात करें तो हमारे लेन देन वाला तो देख लिया, अब परिवर्तनकारी नेतृत्व की बात करें। जेम्स मैकग्रेगर बंस के द्वारा दिए गए ये सिद्धांत एक कदम और भी आगे। इसमें नेता अपने विजन से क्या करता है, लोगों को इतना प्रेरित कर देता है कि वो अपने निजी स्वार्थ को भूल के देश और संस्था के व्यापक हित के लिए काम करना शुरू कर देते हैं और वे समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आते हैं। तो ये हमने लेन देन बनाम परिवर्तनकारी नेतृत्व के बारे में देखा। अब देखेंगे सेवक नेतृत्व, जो सर्वेंट लीडरशिप की बात करें तो रॉबर्ट ग्रीनफील्ड की ये जो विचारधारा है पारंपरिक बॉस की छवि को उलट देती है। ये क्या, जो हमारे पारंपरिक रूप से बॉस की छवि होती है कि मैं बॉस हूँ, जो मैं कहूँगा सही है और मेरा कहा मानना पड़ेगा। तो ये हमारे सेवक जो लीडरशिप है कि बल्कि बॉस को क्या समझना चाहिए कि हम तो जनता के सेवक हैं, जनता की सेवा करना हमारा उत्तरदायित्व है। तो ये हमारे रॉबर्ट ग्रीनफील्ड कहते हैं। इनके अनुसार एक महान नेता वो होता है जो खुद को सबसे पहले सेवक मानता है, न कि बॉस मानता है। उनका मुख्य लक्ष्य क्या है, उनका मुख्य लक्ष्य सत्ता का उपभोग करना नहीं बल्कि अपने कर्मचारियों और नागरिकों का विकास करना है, उनकी बातें सुनना है, उन्हें सशक्त बनाना, उन्हें मजबूत बनाना है। लोक प्रशासन में यह सबसे नैतिक और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण माना जाता है। कौन सा, लोक सेवा का। और ये दृष्टिकोण किसने दिया, ये हमारे रॉबर्ट ग्रीनफील्ड ने दिया था। अब बात करें एक सफल प्रशासनिक नेता के आवश्यक गुण कौन कौन से हैं। सबसे पहला गुण होना चाहिए उसके पास भावनात्मक बुद्धिमत्ता का। तो डेनियल गोलमैन साहब थे, उन्होंने EI का सिद्धांत दिया भावनात्मक बुद्धिमत्ता का। तो उनके द्वारा लोकप्रिय इसमें आत्म जागरूकता, सहानुभूति, सामाजिक कौशल शामिल किया जाता है। ऐसे करके 5 सिद्धांत होते हैं, लेकिन इनमें से 3 महत्वपूर्ण कौन कौन से, आत्म जागरूकता, सहानुभूति और सामाजिक कौशल। यह क्या करता है, प्रशासकों को विवाद सुलझाने, तनाव प्रबंधन में मदद करता है। यह क्या करता है, प्रशासकों को विवाद सुलझाने और तनाव प्रबंधन में मदद करता है। फिर आता है इथिकल लीडरशिप, नैतिक नेतृत्व। बात करें इसकी तो भ्रष्टाचार और असंवेदनशीलता से बचने के लिए ये गुण होना जरूरी है। नैतिक नेता सत्यनिष्ठा, न्याय और जवाबदेही का मॉडल पेश करता है। जो हमारा नैतिक नेता है वो क्या करता है, हमारे सत्यनिष्ठा, न्याय और जवाबदेही का मॉडल पेश करता है। बात करें हमारे समावेशता की, समावेशता ये हम देख रहे हैं नेतृत्व के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। समावेशता की बात करें तो समाज की विविधता, जैसे हमारा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, इस प्रकार की विविधता, इसका सम्मान करना आना चाहिए उसे। ऐसा नहीं है कि उसका सम्मान नहीं कर रहा है वो। और नीतियों में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना चाहिए। कोई भी नीति बनाएगा तो उसमें ऐसा नहीं है किसी भी वर्ग को छोड़ दे, ऐसा नहीं करना, उसे सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना चाहिए। फिर संकटकालीन नेतृत्व और अनुकूलन क्षमता की बात करें तो युवा, VUC युका की बात करें, वोलाटाइल, अनसर्टेन, कॉम्प्लेक्स और एम्बिगुअस। मतलब ये एक तरह का शॉर्ट वर्ड है, VUCA। V का मतलब वोलाटाइल, U का मतलब अनसर्टेन, C का मतलब कॉम्प्लेक्स और A का मतलब एम्बिगुअस। तो दुनिया में विशेषकर कोविड-19 जैसी महामारी के दौरान तेजी से निर्णय लेने और नीतियों का तुरंत समायोजित करने की अनिवार्य क्षमता हमारे कौन सी, VUCA। तो ये संकटकालीन नेतृत्व और अनुकूलन क्षमता है। तो इस तरह हमने देखा जो हमारी एक सफल प्रशासनिक नेता में कौन कौन से गुण होने चाहिए। उसमें भावनात्मक बुद्धिमत्ता होनी चाहिए, नैतिक नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए, समावेशता का गुण होना चाहिए और संकटकालीन नेतृत्व और अनुकूलन क्षमता होनी चाहिए। अब हम देखेंगे प्रशासन में नेतृत्व के सामने कौन कौन सी समस्या या फिर चुनौतियां आती है। सबसे बड़ी समस्या आती है हमारी नौकरशाही की सुस्ती और लाल फीताशाही। कठोर नियम नवाचार और त्वरित निर्णय लेने में बाधा बनते हैं। क्या कठोर नियम क्या करते हैं भाई, कठोर नियम बने हुए ये क्या करते हैं, नवाचार और त्वरित निर्णय लेने में बाधा उत्पन्न करते हैं, क्योंकि पुराने नियम ऐसे हैं जो नई नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करने से रोक देते हैं। तो राजनीतिक हस्तक्षेप, निर्वाचित जितने में हमारे प्रतिनिधि है और नियुक्त प्रशासक है उनके बीच टकराव स्वतंत्र नेतृत्व को कमज़ोर करता है। क्योंकि जो हमारे प्रतिनिधि है, जैसे हमारे नेता है, मंत्री है, ये क्या करते हैं, और जो हमारे प्रशासक है नियुक्त किए गए, उनके बीच में टकराव क्या करता है, स्वतंत्र नेतृत्व को कमज़ोर करता है। फिर वरिष्ठता बनाम योग्यता की बात करें तो सार्वजनिक प्रशासन में अक्सर पदोन्नति योग्यता और नेतृत्व कौशल की बजाय क्या वरिष्ठता के आधार पर दी जाती है। सार्वजनिक जो प्रशासन होता है उसमें अक्सर पदोन्नति या प्रमोशन क्या है, योग्यता या फिर हमारा नेतृत्व कौशल की बजाय वरिष्ठता, सीनियरिटी के आधार पर दिया जाता है। बात करें भविष्य की दिशा में देखें तो सहयोगात्मक नेतृत्व और क्षमता निर्माण की बात करें तो सहयोगात्मक और वितरित नेतृत्व की बात करें तो कोलैबोरेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप की बात करें
तो आज की जटिल जितनी भी समस्याएं हैं, क्या आज की जितनी भी जटिल समस्याएं हैं उनका समाधान कोई एक विभाग अकेले नहीं कर सकता। फिर क्या करना चाहिए, हमारे नेटवर्क गवर्नेंस के युग में नेतृत्व को विभिन्न सरकारी एजेंसियों, एनजीओ, गैर सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्रों के साथ सहयोग करना चाहिए। फिर क्षमता निर्माण की बात करें, क्षमता निर्माण के लिए हमारे केंद्र सरकार के द्वारा एक पोर्टल शुरू किया गया है। पोर्टल का नाम है आईकोट कर्मयोगी, जिसे कहते हैं मिशन कर्मयोगी भी कह सकते हैं। तो ये क्या करता है, क्षमता निर्माण का कार्य करता है। जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, यदि किसी भी विषय में क्षमता या कौशल सीखना चाहते हैं तो मिशन कर्मयोगी पर जाके कोई भी कौशल सीख सकते हैं। तो भारत सरकार का मिशन कर्मयोगी लोक सेवकों को नियम संचालित मतलब रूल बेस से भूमिका संचालित बनाने पे या रोल बेस बनाने का सबसे बड़ा प्रयास है। आप इसे याद रखेंगे। इसमें क्या किया जाता है, नियम संचालित से भूमिका संचालित मतलब रूल बेस से चेंज करके क्या है, रोल बेस में कन्वर्ट करना है। और इसके लिए सबसे बढ़िया प्रयास किसके माध्यम से कर रहे हैं, मिशन कर्मयोगी के माध्यम से, ताकि भविष्य के लिए तैयार नागरिक केंद्रित नेतृत्व का विकास किया जा सके। अब निष्कर्ष के रूप में देखें तो प्रशासनिक नेतृत्व क्या है, एक बहुआयामी गतिशील प्रक्रिया होते हैं। प्रशासनिक नेतृत्व क्या होता है, एक बहुआयामी गतिशील प्रक्रिया है। ये केवल सत्ता का प्रयोग करना नहीं होता है। ये क्या है, सत्ता का प्रयोग करना नहीं है। ऐसा नहीं सत्ता पे बैठ गए तो आपका काम क्या है, केवल सत्ता का प्रयोग करते रहना है, बल्कि क्या है, बल्कि जन कल्याण के लिए एक स्पष्ट दृष्टि या विजन का निर्माण करना है। जैसे जैसे समाज जटिल हो रहा है, समय के साथ समाज जटिल होता जाएगा, नई नई तकनीकी जो विशेषताएं हैं समाज में इंट्रोड्यूस, ये समावेशित होती जाती है। तो उसी प्रकार प्रशासन को भी ऐसे नेताओं की आवश्यकता है जो कैसे हो, परिवर्तनकारी हो, उनकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता उच्च हो, जो हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों को जीवित रखते हुए क्या समावेशी विकास का मार्ग प्रशस्त कर सके। तो इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने लोक प्रशासन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा कौन सा, जो प्रशासन के अंदर नेतृत्व, इसके बारे में काफ़ी डिटेल से चर्चा की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।